हेलो एवरीवन, दिस इज सक्षम पटेलिया। सो आज क्या है कि 5 दिन बचे हुए हैं एग्जाम्स में, तो मैं सेशन तो नहीं ला पाया, मतलब ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं सही तरीके से, लेकिन मैं वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर देना चाहता हूँ, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के लिए। तो वो आज हम लोग एक पार्ट बाई पार्ट इसको डिस्कस कर लेंगे, या फिर 3 सेपरेट वीडियोज में इसको अपलोड कर देंगे, या फिर एक ही वीडियो में कंबाइंड एक साथ कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिजिक्स को समझ लेते हैं। ठीक है, फिजिक्स का जो है आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन आपके आएंगे, तो हम बता देते हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसमें से v इक्वल टू, मैंने इन चीज़ों को लिख लिया है जल्दी से कवर कर पाएँ, जिससे v इक्वल टू यू प्लस 1/t, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ये डिस्टेंस वाला फार्मूला हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी और इस तरीके से। ठीक है, और v स्क्वायर ये वाला फार्मूला, तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। और डिस्टेंस कवर इन nth सेकंड, ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई बॉल हमने ऊपर से ड्रॉप की, तो लास्ट जैसे पूरे उसको 10 सेकंड लगते हैं, तो 10 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। और उसके बाद आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। जब हम बॉल फेंकते हैं यहाँ से, तो उसकी 2 वेलोसिटी होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है और एक वर्टिकल वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो यहाँ पे जाके खत्म हो जाती है, मतलब 0 हो जाती है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है u cos थीटा, वो कंटिन्यूअस कांस्टेंट रहती है। इससे हम रेंज निकाल लेते हैं, मतलब यहाँ से जब हमने फेंकी तो कितनी दूर तक उसकी रेंज है, और ये वाली जो वेलोसिटी होती है, इससे हम उसकी हाइट निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हाइट के फार्मूले का ये फार्मूला है। ठीक है, ये कहाँ से आया है, इस वाले फार्मूले से। तो इस वाले फार्मूले से u में हम कौन सी वेलोसिटी रखेंगे, आपकी ये x y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है। ठीक है, तो ऊपर वाली वेलोसिटी लेंगे हम, u y वाली वेलोसिटी लेंगे यहाँ पे, और टाइम भी दिया हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ने का समय। ठीक है, उड़ने का समय जो है आपका टाइम ऑफ एसेंट, मतलब जब ऊपर जाती है बॉल और फिर नीचे आती है, तो ये टाइम पीरियड होता है। ठीक है, u sin थीटा अपॉन g, उतना ही टाइम नीचे आने लगता है, लेकिन ग्रेविटी नीचे की ओर होती है, तो इसको -g हमने इसमें यहाँ पे डोनेट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फार्मूले से ये चीज़ आई है, और यहाँ पे माइनस क्यों आया है, माइनस क्योंकि ग्रेविटी नीचे की ओर होती है, मोशन ऊपर की तरफ होता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इसको माइनस ले लेते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आपकी निकल के आ जाती है, मैक्सिमम जो हाइट जो आती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक, ये चीज़ निकल के आ जाती है। फिर उसके बाद जो रेंज निकल के आती है, रेंज निकल के आती है, टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज निकल के आती है u cos थीटा प्लस t, इसमें टोटल टाइम आ जाता है, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो ये चीज़, ये फार्मूला आपको याद रखना है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, इस फार्मूले से ये चीज़, इस चीज़ से आई है 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, इसका फार्मूला सीधे ये चीज़ आता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से बना हुआ है। अब मैं इतना ज़्यादा समझा नहीं पाऊंगा, इस चीज़ को समझने के लिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन थीटा प्लस ये थीटा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये इस तरीके से ये चीज़ आई है यहाँ पे, साइन 2 थीटा। तो मैक्सिमम कब होती है, जब एंगल 45 डिग्री होता है, तो ये मैक्सिमम रेंज निकल के आ जाती है। क्वेश्चन है सिर्फ प्रोजेक्टाइल से, जो लास्ट ईयर में शायद आया था, ऐसा ही था, कुछ डेटा चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था प्रोजेक्टाइल वाला, कि कुछ हाइट दी हुई है, वहाँ से एक बॉल फेंकी जाती है, यहाँ से बॉल फेंकी जाती है 2gh ये वेलोसिटी से, 2gh। ठीक है, तो ये इसकी x एक्सेस वाली वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी नीचे वाली, मतलब जो वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दी हुई है। तो हमें सबसे पहले, और उसमें पूछा क्या गया था, ये चीज़ निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो हम ये वही वाला फार्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल टू, जैसे अब इसमें हाइट दी हुई है ना, तो s इज इक्वल टू ut, हम इसमें लेंगे वर्टिकल वाली वेलोसिटी, ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ तो 0 दी हुई है, इसकी जगह पे आपको h दिया हुआ है, तो h हमने रख लिया। ठीक, और ये चीज़ 0 हो जाएगी, और नीचे जा रही है तो माइनस से कोई मतलब नहीं, नेगेटिव तो होगा
इतनी हाइट, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे टाइम निकल के आ जाएगा 1/2 GT²। तो ये उधर चला जाएगा 2h और ये g नीचे आ गया, तो ये चीज़ आ गई आपकी टाइम। मतलब इसको नीचे आने में कितना टाइम लगा, चलेगा तो ऐसे ही यहाँ पे आके टकराएगा, ठीक। रेंज निकालनी है अब हमें, ये हमें दी है कौन सी वेलोसिटी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी, ठीक है। हॉरिजेंटल वेलोसिटी, तो अब हमें इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हॉरिजेंटल वेलोसिटी ux इंटू टी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 2h g और यहाँ पे 2gh, ठीक है। तो g से g कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, बाहर निकल के आएगा 2h। तो इसका ये आंसर हो गया। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी न्यूमेरिकल आपके आ जाते हैं कि कोई सर्कुलर पाथ में कोई बॉल या फिर कोई चीज़ हम घुमा रहे हैं रस्सी से बांध के, तो वो एक तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह जो केंद्रीय बल होता है, अब केंद्रीय बल कहते हैं, हिंदी में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में ही बता पाऊंगा। तो mv²/r, तो ये इसका फार्मूला, तो ये आपको याद होना चाहिए। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो 0 होता है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में वर्क डन 0 होता है, ठीक। फिर उसके बाद एक लिफ्ट वाला केस होता है कि जब लिफ्ट ऊपर तेजी से जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो रिएक्शनल फोर्स है जो इस बंदे पे लगेगा, कैसा लगेगा, तो वो ज़्यादा लगता है, mg+a इस तरीके से लगता है। ये इसका मास हो गया, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर, एक्सेलरेशन ऊपर, ठीक है। जो रिएक्शनल फोर्स होगा तो इनका नेट सम निकल के आएगा, तो वेट तो है ही है साथ में, प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर डाउन जा रहा है तो ये चीज जो ये mg है ऊपर की तरफ लगती है इसमें रिएक्शनल फोर्स की तरह, तो ये mg- तो यहाँ पे वेट कम हो जाता है। और अगर यही जो लिफ्ट है इसके तार काट दिए जाए और तेजी से नीचे गिरने लगे, तो ये सीलिंग मतलब एक ये फ्रीली फॉल बॉडी की तरह काम करेगी लिफ्ट, और जो मैन होगा वो यहाँ पे उसकी सीलिंग में चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये वेटलेसनेस हो गई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर लेते हैं, जो किसी जो बॉडी होती है उसमें जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है अर्थ के कारण, तो वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। तो सबसे पहले बात करें, ग्रेविटी जो है चाहे ऊपर जाओ तो डिक्रीज करती है और चाहे डाउन द अर्थ आओ तो डिक्रीज करती है। उसके सेंटर में ऐसे ये फार्मूला है, इस फार्मूले के बेसिस पे g डैश जो घटी बढ़ी वेलोसिटी, अगर h से हम ऊपर जाते हैं तो भी घटेगी, और नीचे आते हैं जैसे r बराबर मतलब सेंटर में चले जाते हैं, ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो 0 हो जाएगी। जब वहाँ पे r पुट करेंगे तो चीज़ें पूरी 0 हो जाएंगी, तो ग्रेविटी सेंटर में 0 हो जाती है। अब बात कर लेते हैं आपकी सैटेलाइट जो ऑर्बिटल मोशन करती है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल वाले फार्मूले से निकल के आ जाती है। ये जैसे किसी चीज़ का, जैसे इसको हम सॉल्व करना चाहें तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई फोर्स होता है तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया m, उस बॉडी का मास, इनके बीच की डिस्टेंस, और ये जो फोर्स है वो mg के बराबर होता है, ठीक है। इसके बराबर हो जाएगा तो m से m कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से ये चीज़ आ जाती है gm/r², ठीक। फिर उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें तो सीधे इसको याद कर लीजिए, √gr होती है, ठीक है। और फिर इसी से इस फार्मूले को बना लेते हैं। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी h, अगर हम h को r के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल माने तो इसको हम बिल्कुल हटा देंगे, तो gm/r ही हो जाएगी। अगर इसी वेलोसिटी को, इसी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो सैटेलाइट घूम रही है अराउंड द अर्थ, एक रेवोल्यूशन मार रही है, अगर हम उसको 41.4% उसकी वेलोसिटी बढ़ा दें तो वो अपने पाथ को छोड़ के किसी आउटर स्पेस पे चली जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, तो एस्केप वेलोसिटी जो हो जाएगी ये हो जाएगी √2gr। जैसे अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी होती है, अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी होती है, एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो होती है 11.2 किलोमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, सॉरी मीटर पर किलोमीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। और जैसे अब ग्रेविटी की बात करें, मून में कितनी होती है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू g/6 होती है मून में, ठीक है। और वहाँ पे जैसे वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता,
तो वहाँ की जो एस्केप वेलोसिटी, वहाँ से एस्केप करने की जो वेलोसिटी होती है वो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड अराउंड इतनी होती है। इसीलिए ये जो वेलोसिटी होती है ये वाली, ये मॉलिक्यूल्स इतनी इस गति से मोशन करते हैं, इसीलिए वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी ना ही मास पे डिपेंड करती है बॉडी की, ना ही उसके प्रोजेक्शन पे डिपेंड करती है, चाहे आपको जैसे भी करना है, तो वो मास उसमें डिपेंड नहीं करती। एस्केप वेलोसिटी जो है वो मास साइज उसमें किसी में भी जो सैटेलाइट होगी तो उसकी मास में भी नहीं डिपेंड करेगी, ना उसकी साइज में इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो उसके बाद बात कर लेते हैं ये फार्मूला, सिंपल पेंडुलम वाला। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप स्पेस में चले जाते हो तो जी 0 होती है, तो वहाँ पे टाइम कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो स्पेस में हम पेंडुलम से टाइम नहीं देख सकते, इसलिए वहाँ पे हमें स्प्रिंग क्लॉक यूज करनी पड़ती है। ठीक, फिर उसके बाद ये चीज़ें हम खत्म कर देते हैं, काइनेमेटिक्स वाली चीज़ें खत्म हो गई। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसमें आ जाते हैं 12th वाले सिलेबस में। तो पावर ऑफ लेंस जो होता है उसको डायोप्टर से मेजर करते हैं, और पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है मीटर। जैसे इससे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, जैसे क्या कहते हैं, पावर दी हुई है आपकी 6 डायोप्टर। ठीक, तो फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ जो होती है वो मीटर में होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100, यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे जब ऊपर लिखेंगे 100 मीटर। ठीक, नीचे लिख देंगे 6 मीटर में होती है। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 16.66 इस तरीके से। जैसे किसी चीज़ की फोकल लेंथ दी है, पावर निकालनी है, फोकल लेंथ समझो 50 सेंटीमीटर दी हुई है, किसी लेंस की फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर दी हुई, तो उसकी पावर कितनी होगी। तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू 1/50 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर को 100 उसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो ऊपर चला जाएगा 100, इससे हम काट देंगे तो पावर जो आ जाएगी 2 डायोप्टर। ठीक है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है पावर, और कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव होती है, तो उसमें नेगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, और कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है। कैपेसिटर की बात कर लेते हैं, कैपेसिटर सीरीज पैरेलल, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस दोनों इम्पोर्टेंट है। जैसे कैपेसिटर में जब सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं, और कैपेसिटर की जो यूनिट होती है फैरेड होती है। ठीक है, उसको भी याद रखिएगा, यूनिट भी आपको पढ़ लेना है, जैसे प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है, इस तरीके से कुछ बेसिक्स यूनिट याद करके वहाँ पे जाना, देख लीजिएगा उसमें, जैसे मैंने रिसेंट जनरल साइंस बताई, और कहीं भी आप देख सकते हो। तो कैपेसिटर जो आपके सीरीज में कनेक्ट होंगे तो उसका पैरेलल जैसा कॉम्बिनेशन बन के आएगा, और अगर पैरेलल कनेक्ट होंगे तो इस तरीके से कैपेसिटेंस निकल के आएगा। जबकि रेजिस्टेंस में जो वैसा होता तो होता ही, जैसे सीरीज में कनेक्ट है तो इसमें सब में करंट तो कांस्टेंट होगी, पोटेंशियल डिफरेंस सब में अलग अलग होगा, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, जैसे अब ये पैरेलल में कनेक्ट है तो इनके यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस जितने भी सब में बराबर होगा, ये डिफरेंस होता है। करंट यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगी, यहाँ पे I1 हो जाएगी, यहाँ I2 हो जाएगी, यहाँ पे I3 हो जाएगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो इसमें आप देखिए इसमें कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। तो जैसे ये ए से स्टार्ट करेंगे हम, ऊपर साइड में तो रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम यहाँ पे ऊपर साइड से ऐसे ही ले जाते हैं। ठीक है, सी पे, यहाँ पे सी पे खत्म हो गया। ठीक, और नीचे से यहाँ पे बी के पास रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे बी लिख दिया, ये बीच वाला पैटर्न बन गया, बी सी, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम सी से जाते हैं आगे की तरफ तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा लेंथी टाइप का है, और बी से यहाँ जाते हैं इस तरीके से, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक, तो ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, अब तक बनाने की जरूरत नहीं, अगर इस तरह का देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और सीधे इसका इस तरीके से आएगा आपका पैरेलल में आप 1/r प्लस 1/r इस तरह से करके प्लस 1/r करके 3 आया, इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस आ जाएगा ऊपर पे R/y ये चीज़ हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे आप यहाँ पे ए है तो यहाँ पे हम चले सी के पास तक, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस आया,
यहाँ पे सी आया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आगे चले हम यहाँ पे रेजिस्टेंस है ये वाला, ऐसे चलते जाएंगे ना इस तरीके से। तो यहाँ पे ये डी आ गया है यहाँ पे, और अब यहाँ से हम बी की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है इस तरीके से, ठीक। और इनके बीचों बीच रेजिस्टेंस है ये, ठीक। और फिर यहाँ से यहाँ बी के डी के बीच में ये रेजिस्टेंस है। तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं निकालना। तो अगर ये रेजिस्टेंस बराबर है, जैसे ये आर है आपका और ये आर है, ये आर है, ये आर है और बीच का आर है, अगर इनके रेशियो बराबर हैं तो बीच से कोई करंट नहीं जाएगी। ये पैरेलल में हो, ये सीरीज में हो गया, ये चीज़ खत्म हो जाएगी। तो मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो गया, ऊपर में आपके एक रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद एक दूसरा रेजिस्टेंस इस तरीके से जुड़ा, नीचे में एक रेजिस्टेंस और फिर उसके बाद एक दूसरा रेजिस्टेंस, इस तरीके से आर 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 आर, ठीक है। तो ये सीरीज में हो गया, तो ऊपर हो जाएगा आपका 2R, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2R, थोड़ा फैन चल नहीं रहा है, और नीचे पे हो गया 2R। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बना, तो इनके बीच में जो चीज़ आएगी इस तरीके से 1/2R प्लस 1/2R, ये पैरेलल हो गया। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका जो रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा कितना, सॉल्व करेंगे तो 2 ऐसे सॉल्व 1/, जैसे पैरेलल में है इसको सॉल्व करते हैं 2/2R हो जाएगा। तो जो पैरेलल वाला जो कॉम्बिनेशन का है तो यहाँ पे R आ जाएगा, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये फार्मूला आपका, जैसे कुछ करंट दी हुई है, 10 एम्पियर करंट जा रही है सेकंड में, कितना चार्ज गुजरा उससे, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्स होती है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी, तो इस फार्मूले को याद रखिए, इसे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक। फिर उसके बाद वर्क एनर्जी पावर से बात कर लेते हैं। जैसे एनर्जी निकालनी है तो ये वाले फार्मूले I²RT V²/R, इसी का अल्टरनेट फॉर्म हो गया, ठीक, टाइम के साथ। अगर पावर निकालना है तो पावर वर्क अपॉन टाइम होता है, पावर जो होता है वो वर्क अपॉन टाइम होता है, या फिर एनर्जी अपॉन टाइम होता है। तो इन्हीं के फार्मूले निकल के आ जाते हैं, ठीक। और एक चीज़ और है 1 kWh, ये यूनिट होती है जिसमें हम लोग के घर में मीटर इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पेमेंट करते हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट जितना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीधे याद रखें, 3.6 × 10⁻⁶ जूल कैसे आता है, 1 किलोवाट इंटू आवर्स में जो सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इस तरीके से ये चीज़ आ जाती है, ठीक। अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे रेजिस्टेंस का एक फार्मूला होता है ρL/A, ठीक है, ये फार्मूला इसको आपको याद रखना। जैसे वायर मोटा है तो रेजिस्टेंस उसका कम होगा, इससे कुछ एप्लीकेशन से फार्मूले आ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अब कंडक्टिविटी की बात कर लें तो वो रजिस्टिविटी का उल्टा होता है। कंडक्टिविटी जो होती है रिवर्स ऑफ रजिस्टिविटी, ठीक। रजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी रजिस्टिविटी उतनी कम हो जाएगी। कंडक्टेंस की बात कर लें, कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट भी याद रखिएगा, ओम्स होती है। इस तरीके से ये चीज़ें हो गई। और पावर के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसमें देखिएगा ये फार्मूले इंपॉर्टेंट तो हैं ही हैं, और थोड़ा सा उसमें अंदर भी देखिएगा। तो जैसे कि आपने देखा इसमें फिजिक्स वाले जो मैंने टॉपिक बताया, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ आप यूनिट्स और उनकी जैसे डायमेंशन हो गई, जैसे एनर्जी की डायमेंशन मैंने शायद बताई है, एनर्जी की डायमेंशन होती है mL/2 T-2, तो ये याद रखना है आपको, है ना। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जैसे फोर्स इज इक्वल टू ma, ये होता है ना। इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं फाइनल वेलोसिटी v1/v, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला भी इम्पॉर्टेंट है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इस तरीके से जो ये सब टॉपिक हैं और मैंने जो डिस्कस किया अभी, ये सब इम्पॉर्टेंट है, इनको ज़रूर पढ़ के जाएँ। और
केमिस्ट्री के लिए हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक में केमिस्ट्री और बायोलॉजी और जो मैथ बची हुई है उसको एक अलग वीडियो में बनाएंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, है ना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।